सबसे पहले पीयूष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं आजकल, सडनली न्यू इंडिया की बात हो रही है, क्या है ये? जो लक्ष्य न्यू इंडिया के साथ प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है कि 2022 15 अगस्त 2022 जब भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, उस वर्ष तक हम एक ऐसे देश की कल्पना करें जिस देश में हर व्यक्ति के सर पर छत होगी, एक उसका अच्छा मकान होगा, उस मकान में 24 घंटे बिजली होगी, उस मकान में शौचालय की सुविधा होगी, एक सड़क पहुंचेगी उस मकान तक, पेयजल, अच्छा शुद्ध पेयजल मिलेगा और स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हर नागरिक को भारत में मिले। ऐसे एक भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के समक्ष रखी है। हम सबको उन्होंने एक अपना विजन प्रस्तुत किया है कि इस विजन के हिसाब से हम सब काम करें। ये बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी हमसे बहुत काम कराते हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक मौका दिया है हम सबको कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम भी उसमें अपना योगदान दे सकें। पीयूष जी, सडनली आजकल 2022 की बात होने लगी है कि आप लोगों ने मान लिया है कि 2019 का चुनाव आप ही जीत रहे हैं? देखिए हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और हर चुनाव को हम एक चुनौती भी मानते हैं और हर चुनाव में हम पूरी ताकत और जोर से लड़ते हैं जीतने के लिए। हम समझते हैं कि हमारा एक दायित्व है कि चुनाव को जनता के पास एक रिपोर्ट कार्ड भी लेके जाएं और जनता के पास हमारा विजन भी लेके जाएं। तो ऐसा मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, हम कॉम्प्लिसेंट नहीं है, हम कोई ऐसे बैठ नहीं गए कि बस 2019 तो हम जीत गए। लगातार ये सरकार काम में लगी रहती है और 19 के हमारे अलग लक्ष्य हैं। 19 तक क्या क्या करना है उसके लिए हमने अलग मापदंड बनाए, लेकिन एक व्यापक विजन जो आगे की होती है वो विजन शॉर्ट टर्म नहीं होती है, वो शॉर्ट टर्म एक कुछ कल्पना होती है, मीडियम टर्म लक्ष्य होता है और लॉन्ग टर्म मिशन होती है। तो हम तीनों के ऊपर काम कर रहे हैं। 2019 तक भी इस देश में किस प्रकार से देश की जनता की आकांक्षाओं को कितना पूरा कर सकेंगे उस पर भी हमारा पूरा ध्यान आकर्षित है। आज देश में बिजली की कोई कमी नहीं है। यूपी में हम चाहते हैं कि हर एक के घर तक बिजली पहुंचे। यूपी में हम चाहते हैं कि नोएडा में भी 24 घंटे बिजली मिले। ऐसे हमारे पास बहुत सारे काम करने को और उस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं। मोदी जी ने ये भी बात कही कि मिडिल क्लास जो है वो बहुत स्ट्रेस में है, उसका स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस खत्म करने के लिए आप लोगों ने अपने लिए और पीयूष गोयल ने अपने लिए पर्सनली क्या टारगेट रखा है कि मिडिल क्लास की मैं ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा? देखिए, हर एक वर्ग की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। मैं समझता हूं जो गरीब है उसकी अपनी समस्याएं हैं जिसके प्रति हमें संवेदनशील होना है, जिसकी पूर्ति करने का भी हमारे ऊपर दायित्व है। मध्यम वर्ग की एक अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। अगर आप मध्यम वर्ग के साथ मेरे काम को जोड़ें तो 2-3 प्रमुख विषय एकदम सीधे सामने आते हैं। एक तो बिजली की समस्या है। आज भी मध्यम वर्ग के कई परिवार हैं जिनको या तो बिजली पहुंची नहीं है या बिजली पहुंची है तो 24 घंटे बिजली का स्वाद नहीं मिलता। आज बिजली कोई लग्जरी नहीं है, बिजली तो एक आवश्यक चीज है। हर एक को उसका अधिकार है, हर एक को बिजली मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ मेरा कोई बहुत बड़ा देन नहीं है, ये मेरे ऊपर दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर घर तक बिजली पहुंचाऊं, हर घर को 24 घंटे अफोर्डेबल और क्वालिटी बिजली मिले जो बार बार ना जाए। तो उसके लिए जो पूरा विद्युतीकरण का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधार करना पड़ेगा। अलग अलग आकलन हुए हैं कि जब वो बिजली का सुधार करने जाए तो लगभग 15 से 20 लाख करोड़ रुपए इस देश में खर्चा करना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे लोगों को कम से कम बोझे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। तो बिजली की एक बहुत सीधी मेरे ऊपर दायित्व है मिडिल क्लास को सर्व करने के लिए। साथ ही साथ पर्यावरण संभालना, इसमें भी मेरा योगदान है। कैसे नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी को मैं प्रोत्साहन दूं, नवीकरणीय ऊर्जा से देश में प्रदूषण कम होगा, साफ सुथरी बिजली मिलेगी, ऊर्जा सुरक्षा बनेगी देश की, कि इस भविष्य की जो जनता का आगे का भविष्य है
उसमें उनको ऊर्जा 100% मिलती रहे, साफ सुथरी ऊर्जा मिले और कम दाम पे मिले। इसके लिए ऊर्जा सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है और रोजगार के नए अवसर पैदा हों, जो विद्युतीकरण, माइनिंग, खनन के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों के माध्यम से नए रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी क्रिएट हो, इस सब के रोजगार पैदा हो। तो मैं समझता हूँ अलग अलग तरीके से हम सब इस नई पीढ़ी के साथ, मध्यम वर्ग के साथ जुड़ सकते हैं। पीयूष जी, आप लोगों ने यूपी में जो किया वो बहुत प्रचंड बहुमत से आप लेके आए, सब कुछ तो किया, लेकिन ये बताइए कि योगी जी को कहाँ से निकाल के ले आए आप लोग? सडनली जो है योगी जी कैसे मुख्यमंत्री बन गए? कोई योगी जी सडनली नहीं बने। योगी जी हमारे बहुत प्रमुख नेता हैं उत्तर प्रदेश के। महाराज जी 5 बार सांसद चुन के आए हैं, 5th टर्म MP। इतने लोकप्रिय हैं उनके एरिया में। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा। गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर प्लांट वर्षों से बंद पड़ा था, उसके लिए वो निरंतर प्रयास करते थे कि वो शुरू हो। केंद्र सरकार ने उनके सुझाव को स्वीकार करके गोरखपुर के कारखाने का स्वीकृति दी और उसको हम पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए इक्विपमेंट से। तो जब उस कार्यक्रम के लिए गया था तो मैं गोरखपुर मठ में भी गया हूँ देखने किस प्रकार का काम होता है। तो मेरे जो वाहन चालक थे, कार ड्राइवर थे, वो एक मुसलमान भाई थे और हम वहाँ पहुँचे, गाड़ी पार्क हुई तो जो पोर्च था, पोर्च में गाड़ी पार्क हुई तो स्वाभाविक है ड्राइवर राइट हैंड साइड पे था, गेट पे एंट्रेंस पे सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों पे महाराज जी खड़े थे और मैं लेफ्ट हैंड साइड पीछे बैठा था। तो उतर के जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ उसके पहले ड्राइवर ने अपना दरवाजा खोल के तुरंत योगी जी का आशीर्वाद लेने वो वहाँ पे उनके पास चला गया। मैंने देखा, मैं एक्चुअली बड़ा आश्चर्यजनक भी हुआ, पर खैर तब तो मैं पहुंच गया। फिर योगी जी से मैंने आशीर्वाद लिए, अंदर गया, उन्होंने भोजन वगैरह करवाया, मंदिर में दर्शन करवाए। मेरी पत्नी का उपवास था तो उनके लिए फल और चाय मंगवाई। और उस सब के बाद जब मैं गाड़ी में वापस आया तो मैंने फर्स्ट थिंग गाड़ी शुरू होते ही मैंने ड्राइवर को पूछा, अरे भाई आप क्यों सीधा उतर के मेरे पहले गए उनके पाँव छूने? बोले क्या बात कर रहे हो साहब, मेरा तो आज सौभाग्य है कि आपके कारण मेरे महाराज जी के दर्शन हो गए। और इमीडिएट स्पॉन्टेनियस उनका रिएक्शन था। तो ये पत्रकारों को शायद उनका एक क्योंकि वो भगवा कपड़े पहनते हैं, उनको आप एक रूप दिखता होगा, पर वास्तु स्थिति ये है कि उनके जो आश्रम का काम है उसमें हर वर्ग के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग, जाति धर्म का कभी वो भेदभाव नहीं करते और विकास से इतने जुड़े रहते हैं कि आज सुबह भी मुझे उनका फोन आया, विद्युतीकरण की चिंता कर रहे थे। आज सुबह मुझे पूछ रहे थे कि नए ऊर्जा मंत्री से आपकी चर्चा हुई क्या? मैंने कुछ उनको दिशा निर्देश दिया है। मुझे बता रहे थे कि पीयूष जी आप कब आ रहे हो लखनऊ, मुझे पावर फॉर ऑल डॉक्यूमेंट साइन करना है और मेरे प्रदेश में हर घर को 2400 घंटे बिजली मिले, जो अखिलेश सरकार ने 3 साल साइन नहीं किया, मुझे साइन करके प्रदेश में लागू करना है। वो जिस प्रकार से, और पहले 3 दिन का मैंने उनका जो काम देखा है, जो कार्यक्रम देखा है, मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश का उज्जवल भविष्य योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। बहुत अच्छी चयन हुई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, अध्यक्ष अमित शाह जी और पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व और सभी आमदारों को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इतना अच्छा चयन किया है एक व्यक्ति जो वास्तव में गरीबी से अवगत है और गरीब जनता की सेवा करने के लिए संकल्पित है। जी बिल्कुल, सर्वगुण संपन्न हैं योगी जी। तो आपने उनका नाम पहले क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री के बतौर आपको पहले नाम उनका देना चाहिए था ना। इतने सर्वगुण संपन्न है योगी जी। शायद पहले देते तो 40-50 सीटें और आ जाती, फिर और तकलीफ हो जाती स्टेट में। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी, जैसे जनता ने दिल्ली में लोकसभा में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने लायक भी कोई विपक्ष नहीं रखा, वैसे शायद उत्तर प्रदेश की भी ये हालत हो जाती। अच्छा ये बताइए कि योगी जी को बनाने में आपके उस स्टेटमेंट का कितना हाथ है जिसमें आपने कहा था
कि कब्रिस्तान में जो है वो बिजली जाती है और शमशान में बिजली नहीं जाती है। ये तो आप बताइएगा। और ये बड़ा सोचा समझा आपका स्टेटमेंट था। ये जो सवाल था, इस प्रदेश में और जो लोग इस प्रदेश में गांव में रहते हैं या जिसको और कोई शहरों में भी, नोएडा के बाहर भी जाने का मौका मिला है, वो सभी जानते हैं इस प्रदेश में भेदभाव इतना भयंकर था कि जाति के आधार पे विकास होता था, जाति और धर्म के आधार पे तय होता था कहाँ पे सुविधाएं पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, जाति और धर्म के आधार पे तय होता था कि पुलिस का संरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक प्रकार से जो भ्रष्टाचार और गुंडा राज इस प्रदेश में बढ़ गया था, उसको खत्म करने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों को इतनी बड़ी भारी बहुमत दी है, 80% से ज्यादा सीटें दी है। और मैं समझता हूं कि एक विषय में कई विषय थे, लोग त्रस्त थे गुंडागर्दी से, लोग त्रस्त थे भ्रष्टाचार से, लोग विकास चाहते थे, लोग चाहते थे कि 24 घंटे सबको बिजली मिले, सिर्फ सैफई में 24 घंटे बिजली ना जाए। लोग चाहते थे कि जब विकास हो तो एक ही इलाके में पूरा पैसा ना जाए या कुछ ही गांव में ना जाए, सभी गांव में विकास पहुंचे। लोग चाहते थे कि जब केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपए देने को तैयार है उत्तर प्रदेश के विकास में, तो राज्य सरकार बाधा नहीं बने, उसमें सहयोग करे। और मैं समझता हूं जनता ने एक एंटी इनकम्बेंसी नकारात्मक भी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को उनके खराब काम के लिए नकारात्मक भी उनके खिलाफ वोट दिया। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 का संकल्प पत्र था, उसके ऊपर एक सकारात्मक भी वोट दिया है कि वो विश्वास करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अच्छा काम केंद्र में हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार भी उतना अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करेगी। इस पूरे चुनाव में ये बहुत देखा गया कि आप लोगों को पोलराइजेशन, आप पे जम के बोला गया कि आप बीजेपी और मोदी जी और आप सब जो है आपने मिल के पूरे इस चुनाव को पोलराइज कर दिया। आप अब तो सोचते हो अब तो आपका प्रचंड बहुमत आ गया, तो अब थोड़ा मान लीजिए कि हाँ हमने थोड़ा पोलराइज किया, बहुत नहीं तो थोड़ा तो किया ही। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जनसंघ के दिनों से, मैं 1950 से आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य रहा है कि जो गरीब से गरीब जनता है, जो समाज में एकदम अंतिम छोर में खड़ी है, उसकी सेवा करने का लक्ष्य लेके जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र और समाज में उतरी है। हमने कभी भी जात या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। आप लोग के चैनल्स, मीडिया के कई लोग बार बार ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोटर्स को छोड़ दिया। ये आपके चैनल पे भी मैंने कई बार सुना, मुझे भी पूछा गया जब मैं आपके चैनल पे उत्तर प्रदेश चुनाव में आया था। आप लोग का लगातार ये दावा था कि हमने नोटबंदी करके हमारे कोर वोटर्स को नाराज कर दिया। आपका लगातार ये दावा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ गरीब की सोचते हैं, बाकी वर्गों की नहीं सोचते हैं। लेकिन आप हमारे 3 वर्ष के कार्यकाल का आकलन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमारे हर कार्यक्रम को सबका साथ सबका विकास सामने रखते हुए हमने समाज के हर वर्ग को लाभ हो, लेकिन जो गलत काम करते हैं वो कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई हो, इस प्रकार का काम केंद्र में किया। और राज्य सरकार भी बिना भेदभाव के विकास करेगी, जनता की सेवा करेगी। पोलराइजेशन आप लोग के नजरिए में रहा है, हमारे नजरिए में हमने सच्चाई जनता के सामने रखी है। अनिल जी, राज्यों में खासकर उत्तर प्रदेश जब आपके पास है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य के जो खर्चे हैं और राज्य की जो आमदनी है, इन दोनों में ह्यूज गैप है। राज्यों के पास किसी के पास पैसा नहीं है कि विकास का काम करें। क्या आप आश्वासन देते हैं कि आपकी सरकार वहां के किसानों का ऋण माफ करेगी? क्या जबकि जेटली जी ने कहा है कि मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं, आप लोग अपना पैसा जनरेट कीजिए, अपना काम कीजिए। तो क्या विकास संभव है इस
तंगी की स्थिति में? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट दो टूक आश्वासन देता हूं, छोटे और सीमांत जो किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इनका फसली ऋण, क्रॉप लोन हमने माफ करने का संकल्प लिया था 2017 के चुनाव में, और हमने बहुत स्पष्ट रास्ता निकाला है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की जितने छोटे और सीमांत किसानों का फसली ऋण है उसको 100% माफ करेगी। इसके लिए हमें देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से कुछ नहीं चाहिए, ये राज्य सरकार का दायित्व है और राज्य सरकार इसको करने जा रही है। पहली बात। दूसरी बात आप सबको मैं बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जब संकल्प पत्र बन रहा था, उन्होंने इतना डिटेल में हमसे इसकी जांच करवाई और एक एक आइटम संकल्प पत्र में जो लिखा हुआ है उसका पूरा कैलकुलेशन हुआ कि उसका कितना बोझा होगा राज्य के बजट के ऊपर। पूरे बजट को स्टडी करवाया गया एक टीम द्वारा, जिसमें मैं भी एक छोटा अंग था। रात रात भर बैठ के 240 आइटम है हमारे संकल्प पत्र में, 240 आइटम्स, 240 आइटम का हमने आइटम बाय आइटम निकाला। क्या बजट होगा, सालाना कितना खर्चा होगा, 5 साल में कितना खर्चा होगा, बजट स्टडी किया यूपी का, खोजा कि उसमें भ्रष्टाचार बंद करके हम कितना पैसा बचा पाएंगे, खोजा कि जिस प्रकार से भू माफिया और खनन माफिया वहां पे काम कर रही है, उस पैसे को ईमानदारी से राजस्व में कन्वर्ट करके कितना एडिशनल रेवेन्यू स्टेट के पास आएगा और उसमें से हम क्या काम कर पाएंगे। तो आपको जान के खुशी होगी और शायद मेरी गाड़ी में वो स्टेटमेंट भी होगा, क्योंकि हम लगातार लगे हुए हैं कि उसमें क्या क्या आइटम्स को प्रायोरिटी में लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एवरी आइटम हैज बीन कैटेगोरिकली कैलकुलेटेड, कितना खर्चा होगा, वो खर्चा कैसे राज्य सरकार करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम कभी कोई ऐसा एश्योरेंस हमारे मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र में नहीं लिखते हैं जो हम बाद में पूरी तरीके से पूरा ना कर पाए। थैंक यू। आसिफ। जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, नतीजे सामने आए, 2 राज्यों में आपको बहुमत मिली, वहां तो आपने सरकार बना ली, जहां बहुमत नहीं मिली वहां भी आपकी सरकार बन गई। तो कांग्रेस मुक्त भारत तो समझ आ गया है, लेकिन जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्र, क्या हम समझे कि उसकी शुरुआत हो गई है? पहला सवाल। दूसरा सवाल भी पूछ ही लेता हूं, फिर जवाब दे दीजिएगा आप, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं। वहां पे आपने पीडीपी के साथ एक एजेंडा ऑफ अलायंस साइन किया है, उसमें स्टेट को पावर प्रोजेक्ट्स वापस देने की बात कही गई है। तो कब आप दे रहे हैं स्टेट को और कितने पावर प्रोजेक्ट दे रहे हैं? पहली बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका राजनीति में कोई सहभागिता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक इंडिपेंडेंट राजनीतिक दल है जो कोई किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार की एक आइडियोलॉजी किसी और के ऊपर थ्रस्ट करने में नहीं बिलीव करती है। हम समझते हैं देश के 120 करोड़ जनता सामान्य है, सबका सेवा करने का दायित्व राजनीतिक दल जब सत्ता में आती है उसका रहता है। और प्रधानमंत्री ने पुनः दोहराया उत्तर प्रदेश की विजय के अगले दिन रविवार को 12 तारीख को कि एक बार चुनाव खत्म हो जाए तो सरकार का दायित्व पूरे 22 करोड़ यूपी की जनता को सेवा करने का है। ऐसा नहीं कि 325 सीट जीते तो 325 सीट पे विकास होगा और बाकी सीटों पे काम नहीं होगा। किसी वर्ग ने वोट दिया या नहीं दिया, किसी धर्म या जाति ने दिया या नहीं दिया, हम उसका आकलन लगाते नहीं है, उस पर देखते नहीं है। पूरे 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करना यही हमारा धर्म है और यही काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहां तक कांग्रेस मुक्त भारत के सवाल है, ये तो जनता ने मुझे लगता है तय कर लिया। उत्तर प्रदेश में इतने सारे बड़े बड़े पोस्टर और बैनर और कैंपेन और मुझे पता नहीं 2 भ्रष्टाचारी नेताओं का साथ कैसे लाभ दे सकता था, मेरे तो समझ के बाहर था। जनता ने वो करके भी दिखा दिया कि वो उनको वो साथ पसंद नहीं आया। वो जो है ना, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया। और मात्र 7 सीटें और 6% वोट,
जो 2012 में वोट मिला था उसका भी आधा रह गया कांग्रेस का। तो ये हमने नहीं, ये तो जनता ने निर्णय कर लिया है कि उनको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। ये जरूर मैं रखना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो, कि राहुल गांधी जी को मैं शुभेच्छा देता हूं। वो कई वर्षों तक कांग्रेस की सेवा करते रहे, वो भी इस देश के लिए बहुत जरूरी है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, ये पावर प्रोजेक्ट्स एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी NHPC के हैं। उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता है कि उठा के हैंड ओवर कर दिए जाए। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट्स लगे और ज़्यादा उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था बने बिजली की, जिससे 24/7 उनको बिजली मिल पाए, उस पर चिंता और काम कर रहे हैं। मैंने पूरे जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनके पावर सेक्रेटरी और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी के साथ विस्तार में जम्मू कश्मीर के विद्युतीकरण के ऊपर रिव्यू लिया है और कैसे जम्मू कश्मीर में हर एक के घर में 24 घंटे बिजली पहुंचा सके, उस काम का पूरा मॉनिटरिंग और रिव्यू आज ही मैंने अपने दफ्तर में किया है। हम संकल्पित है कि जम्मू कश्मीर को सस्ती अच्छी बिजली हर एक को मिले, वहां पे उद्योग पनपे, नए रोजगार के अवसर बने, उस पे हमारा पूरा ध्यान आकर्षित हुआ है। So thank you very much for being here and talking to students. आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुभेच्छा।